हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में बेब्स चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेब्स चैप्टर में हम 2-3 पॉइंट पढ़ चुके थे, जैसे बेब्स कितने प्रकार की होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन के बारे में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बेब्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे कि बेब्स होती कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या उसकी डेफिनेशन होती हैं, किन किन वर्ड, कौन कौन से वर्ड्स हमें आगे यूज करने पड़ेंगे। तो उन सारे वर्ड्सों के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था, मैंने आपको कल 2 वेव्स पढ़ा दी थी, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा दिए थे उनके। जैसे मैंने अनुदैर्ध्य तरंग का बताया था कि जो साउंड वेव्स है हमारी ध्वनि तरंग, वो कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। या फिर मैंने कहा था स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग है, कौन सी हो जाएंगी, अनुदैर्ध्य तरंग है। या फिर हम बात करेंगे कि रस्सी में उत्पन्न तरंग है, तो रस्सी में उत्पन्न तरंग कौन सी हो जाएंगी, ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगें हो जाएंगी। या फिर हम बात करें पानी के सरफेस पर उत्पन्न तरंगें, तो कौन सी हो जाएंगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगें हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है ना। और मैंने बताया था कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मीडियम में चल सकती हैं, किसी न किसी माध्यम में चल सकती हैं। मतलब उसके लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अगर मीडियम नहीं है तो हमारी मैकेनिकल वेव्स मतलब नहीं चल सकती, वो ट्रेवल नहीं कर सकती। पॉइंट क्लियर है ना। और हमने बताया था कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती हैं, चाहे वो वैक्यूम हो या कोई भी चीज़ हो। अगर वैक्यूम में चल सकता है तो सिंपल सी बात है कि वो हर जगह चल सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, लाइट वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, या फिर एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। तो ये सारी वेव्स किस में आ जाएंगी, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा। तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंग का दूरी, अनुप्रस्थ तरंग का, ऐसे लिखो इसको, अनुप्रस्थ तरंग का विस्थापन दूरी ग्राफ, विस्थापन दूरी ग्राफ। क्या पढ़ेंगे हम आज, पढ़ेंगे हम अनुप्रस्थ तरंग का विस्थापन दूरी ग्राफ। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें माध्यम के कण, मीडियम पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वो क्या करते हैं, वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, जो वेव्स है हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक वेव्स है, एक वेव्स है, आप इस वेव्स को समझेंगे, ठीक है ना। तो ये वेव्स है, कुछ ऐसे करके जा रही है, ये क्या है, एक वेव्स है। क्लियर है ना। अब इस वेव्स में हम कुछ चीज़ें समझेंगे। अब जो वेव्स है अपनी मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, मैंने कहा ये वेव्स क्या है, ये मैंने कहा कि ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये मैंने क्या कहा कि ये इसका विस्थापन है, ये क्या है, इसका विस्थापन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेव्स है, जो वेव्स है वो अपनी मीन पोजीशन से, क्योंकि ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल्स था, वो पार्टिकल्स कुछ ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना, वही पार्टिकल सेम जगह कुछ नीचे मूव्स करेगा, ठीक है ना। अब ये वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पर, कुछ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। पॉइंट क्लियर। ये एक ही पॉइंट पर है, ये समझने की कोशिश करना, ये एक ही पॉइंट पर। जैसे आप ऐसे समझो, आपने रस्सी ले ली, रस्सी को एक साइड से क्या किया, बांध दिया, और रस्सी को बांधने के बाद उस पर कुछ कपड़े बांध दो, कुछ दो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े या धागे के टुकड़े बांध दो उस रस्सी पर, और आप उसको ऐसे हिलाना, हिलाओगे तो आप क्या देखोगे, रस्सी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे आपको वेव्स क्रिएट दिखाई देगी। क्लियर है ना। कुछ ऐसे ऐसे हो रहा होगा वेव्स के, मतलब रस्सी के अंदर। अब वो क्या हो रहा है, वो धागा है वो अपनी जगह पे कुछ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा,
पॉइंट क्लियर है। वो ऊपर नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल्स एक बार ऊपर गया तो एक बार नीचे गया, ये सेम पार्टिकल्स एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, फिर सेम पार्टिकल एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया। पॉइंट क्लियर है ना। तो ये एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, ये दोनों पार्टिकल्स क्या है, ये एक ही पार्टिकल्स की बात हो रही है। एक बार नीचे आया तो एक बार क्या होगा, ऊपर जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना। अब वेव्स ने ऊपर तक जितना स्टेंट, जो ये हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर की, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। पॉइंट क्लियर है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट। और जिस पॉइंट पर ये नीचे आई, जिस पॉइंट पर ये नीचे आई, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको, ट्रफ। पॉइंट क्लियर है ना। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जो पॉइंट ऊपर गया, वेव्स अपने पॉइंट से जितना ऊपर गई उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, और जितना नीचे आई उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ। इसमें हिंदी में लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं हम गर्त, इसको बोलते हैं हम सुरंग। पॉइंट क्लियर ना। इसको क्या बोलते हैं हम, सुरंग। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये वेव्स चल रही थी तो वेव्स कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक पार्टिकल्स ऊपर गया होगा, ठीक है ना, वही पार्टिकल्स एक बार नीचे आया होगा। तो ये पॉइंट्स क्या हो गया, ये भी यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर की, तो ये पॉइंट क्या हो गया इसका, क्रस्ट। पॉइंट क्लियर है ना। ये पॉइंट क्या हो गया इसका, सुरंग। अगर हम बात करेंगे नीचे वाले की तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ट्रफ। ये क्या हो जाएगा, गर्त। पॉइंट क्लियर है ना। ये क्या पॉइंट हो जाएगा इसका, गर्त हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम गर्त से गर्त या सुरंग से सुरंग। अगर मैंने गर्त से गर्त को मिलाया, सुरंग से सुरंग को मिलाया, तो ये कुछ ना कुछ वेव्स की डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ उस तरंग ने कुछ ना कुछ दूरी कवर की है। पॉइंट क्लियर है ना। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो ये जो डिस्टेंस कवर की है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। मतलब वेव के द्वारा कवर की गई लेंथ, वेव के द्वारा तय की गई दूरी। पॉइंट क्लियर ना। वेव के द्वारा, उस तरंग के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, या इसे को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे इसको, तरंग दैर्घ्य। पॉइंट क्लियर ना। क्या बोलेंगे इसको, तरंग दैर्घ्य। अब या फिर अब हम इसको रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखोगे, इसको लिखते हैं लैम्डा। किससे लिखते हैं, लैम्डा। पॉइंट क्लियर ना। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। अगर मैंने कहा कि वेव्स अपनी मीन पोजीशन से जितना ऊपर जा रही है, अपनी मीन पोजीशन से जितना ऊपर जा रही है, तो जो इसने ये डिस्टेंस कवर की, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। पॉइंट क्लियर है ना। इसको बोलते हैं हम आयाम। क्या बोलते हैं इसको, आयाम। पॉइंट क्लियर ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए से। अब मैंने क्या कहा कि वेव्स के थ्रू जितना अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाना या जितना नीचे जाना, आप यहाँ पे भी ले सकते हो। ये जो डिस्टेंस है ये भी इसका क्या होगा, आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा। पॉइंट क्लियर है ना। तो जितना उसने अपनी मीन पोजीशन से नीचे जाना या जितना अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाना, अप या डाउन, जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। तो यहाँ से रिलेटेड, इस ग्राफ से आपको ये समझ आया होगा कुछ ग्राफ, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन लिखोगे आप वेवलेंथ, या फिर पहले इसमें लिख लो आप, इसमें एक पॉइंट लिखोगे, इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट definition related to waves। तरंग से, यहाँ पे लिखोगे तरंग से, ब्लू मार्कर किधर गया, यहाँ लिखोगे तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालोगे, सबसे पहले हेडिंग कौन सी डालोगे, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालोगे कौन सी, तो आप डालोगे यहाँ पे वेवलेंथ। वेवलेंथ ये जिसे हम बोलते हैं
तरंग दैर्ध्य। पॉइंट क्लियर है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, तरंग दैर्ध्य। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड और टू टर्फ, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ, ठीक है ना, और टर्फ। अब क्या हो जाएगा, मतलब जो दो क्रस्ट हैं, दो क्रस्ट मतलब क्रस्ट से क्रस्ट या फिर टर्फ से टर्फ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। तो आप लिख लोगे यहाँ पे सुरंग से, ऐसे लिखोगे, दो लगातार सुरंग या गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, वो क्या कहलाएगी आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। पॉइंट क्लियर है ना। और तरंगदैर्घ्य को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे लिख लोगे, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा से। पॉइंट क्लियर है ना। अब लैम्ब्डा की बात करेंगे तो इसका यूनिट लिखोगे, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक लिखोगे आप, क्या होता है, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो भाई ये भी क्या एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये भी क्या एक दूरी है, और दूरी है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। पॉइंट क्लियर है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अगला पॉइंट लिखोगे, अगली डेफिनेशन इसमें लिखोगे, वेवलेंथ के बाद अगला लिखोगे आप एम्पलीट्यूड। मैं इधर लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगली हेडिंग डालोगे, सेकंड पॉइंट, एम्पलीट्यूड आयाम। क्या हेडिंग डालोगे, आयाम। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्ड या डिस्प्लेस्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे लिखोगे अपनी माध्य स्थिति से वो अपना जितना डिस्प्लेस हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका आयाम कहलाएगा। यहाँ पे लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, माध्यम के कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति से तय की गई दूरी, अधिकतम तय की गई दूरी, माध्य स्थिति से अधिकतम तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड। इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखोगे, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक की बात करोगे तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, हमेशा मीटर। पॉइंट क्लियर है ना, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। थर्ड पॉइंट डालोगे आप, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अब ये क्या होती है, ठीक है ना, आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति को ऐसे समझोगे, मैंने कहा कि आप मान लीजिए एक बॉक्सर को देख रहे हो, ठीक है ना, और कोई बॉक्सर है वो मुक्के मारता है किसी में, ठीक है ना। अब वो मुक्के मार रहा है, तो मैंने कहा कि वो एक सेकंड में, एक बार में 10 मुक्के मार देता है। आपने कोशिश की, आपने कहा यार ये 10 मार रहा है, चलो मैं भी मार के देखता हूँ। आपने कोशिश की और आप 5 मार पाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप पर सेकंड कितनी बार काउंट कर जा रहे हो, कितनी बार नंबरिंग कर रहे हो। पॉइंट क्लियर है ना, कितनी बार वाइब्रेशन कर रहे हो या कितनी बार मुक्के मार दे रहे हो,
और जितनी बार आप मुक्के मार रहे हो वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, आपकी आवृत्ति है। जिस पर्सन ने, जिस मुक्केबाज ने 10 मुक्के मारे, इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति है 10, वो 10 बार वाइब्रेट कर जाता है सिर्फ 1 सेकंड में, मतलब यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। मतलब जितना टाइम आपको दिया गया उतना ही टाइम उसको दिया गया, लेकिन दोनों ने क्या किया, एक ने 10 मुक्के मारे, एक ने 5 मारे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, एक की 10 हो गई, एक की 5 हो गई। पॉइंट क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं कि आवृत्ति क्या है, आवृत्ति है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है ना, किसी बेब्स के द्वारा काउंट किए गए नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। वो क्या है कि एक यूनिट टाइम में जितने वो ऑक्सीलेट कर जाएगी, जितना ऑक्सीलेट कर जाएगी, जितने वाइब्रेशन कर जाएगी, ठीक है ना, आप सिंपल सी भाषा में समझोगे, जितनी बार वो कंपन हो जाएगी, और जितने कंपन उसके अंदर 1 सेकंड में हो जाएंगे, या एक पर मतलब एक टाइम यूनिट, एक फिक्स टाइम में हो जाएंगे, जितना मतलब मैंने कहा कि 1 सेकंड में वो 10 कंपन कर रही है, तो हर सेकंड 10 कंपन करेगी। क्लियर है ना, हर सेकंड कितना करेगी, 10 कंपन। तो इसका मतलब है पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कर रही है, वही क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वही क्या होगी, उसकी आवृत्ति होगी। पॉइंट क्लियर है ना। तो यहाँ से इसको लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से लिखोगे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन by a particle of a medium in unit of time, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में माध्यम के एकांक समय में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपन, किए गए कंपन क्या कहलाते हैं, या किए गए कंपन या विक्षोभ, विक्षोभ क्या कहलाएगा उसका, विक्षोभ उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसके रिप्रेजेंट की बात करेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे देखो, इसको फ्रीक्वेंसी को कहीं तो आपको एफ मिलेगा, स्मॉल एफ, कहीं पर आपको एन मिलेगा, और कहीं पर आपको न्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यू, इसे बोलते हैं हम न्यू, ठीक है ना। इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा होगा न्यू। तो या तो आपको स्मॉल एफ मिलेगा, या स्मॉल एन मिलेगा, या न्यू वर्ड मिलेगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। मतलब एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, हर्ट्ज रखा गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। उनके ही नाम पर, उनके सम्मान में क्या नाम, इसका जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इसका क्या दिया गया, मात्रक दिया गया, इसका यूनिट दिया गया। और जो रुडोल्फ हर्ट्ज थे, ठीक है ना, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज थे, हर्ट्ज, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक खोज की थी, किसकी खोज की थी, तो आप लिख लोगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी, और जब इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी तो न्यूटन साहब ने, ठीक है ना, न्यूटन साहब ने कहा कि भाई इतने अच्छे साइंटिस्ट, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इनको रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है ना। और रिवॉर्ड देने के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी वर्ड की यूनिट का नाम रखा गया हर्ट्स, ठीक है ना, यूनिट का नाम रखा गया हर्ट्स। अगर आपको हर्ट्स नहीं मिलता है तो इसका जो मात्रक होता है वो ये भी होता है पर सेकेंड, ठीक है ना, 1/सेकंड, ये भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। पॉइंट क्लियर हो गया ना। इसका 1/सेकंड भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। आगे यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, फिर आप 2-3 डेफिनेशन और लिखेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार।
आगे लिखेंगे, आगे हेडिंग डालोगे 4th नंबर पे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? तो अगर हम आवर्तकाल की बात करेंगे तो किसी बेब्स के द्वारा एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो कंपन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे लिखोगे टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब यहाँ पे लिखोगे एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। लिया गया समय क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे लिखोगे इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। और यहाँ पे देखोगे टी जो होता है वो टी की जो नंबर होता है वो क्या होता है? 1/f। मतलब ये क्या होता है कि टी का और एफ के बीच में एक रिलेशन होता है, टी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, टी फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? अब भाई आपको पता है टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? सेकंड। पॉइंट क्लियर ना? इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? सेकंड। अब हम बात करेंगे, हमने क्या पढ़ा? टाइम पीरियड। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन लिखेंगे, लास्ट डेफिनेशन, स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात की जाएगी वेव्स की, तरंग की स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं स्पीड को? अब आप सब जानते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है कि किसी वेव्स द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में तय की गई दूरी, ठीक है ना। स्पीड क्या होती है? स्पीड का टाइम तो आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कोई अगर पार्टिकल्स है या वेव्स है, वो कितनी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है, वो क्या है? स्पीड हो जाएगी उसकी। पॉइंट क्लियर हो गया ना? वो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी। तो इसको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, अगला 5th नंबर पे लिखेंगे स्पीड, चाल। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सब तरंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन यूनिट ऑफ टाइम, एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। तरंग की चाल कहलाती है। क्या कहलाएगी? तरंग की चाल। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब हम चाल की बात करेंगे तो चाल v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और इसका अगर मात्रक की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? चाल, ठीक है ना। और अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक आप सब जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अब मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है आपको, अब यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, ठीक है ना। ये कुछ डेफिनेशन थी, 4 से 5 डेफिनेशन, हमने 5 डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है ना, जो वेब से रिलेटेड थी। अब यहाँ से एक रिलेशन पढ़ेंगे और यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन पढ़ोगे? यहाँ पे डालो, अगला पॉइंट डालोगे, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ वेव कॉमा फ्रीक्वेंसी, दिख रहा है आगे? चलो उधर लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
क्योंकि यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ अ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, मतलब तरंग की चाल, कॉमा आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध। क्लियर है ना, इसमें संबंध क्या होगा, ठीक। तो इसको समझेंगे। अब जैसे आप सब जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है, आप देखो आप सब जानते हैं कि अगर कोई वेव्स है उसकी स्पीड क्या होगी, v होगी, ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं कि चाल, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, यही तो होता है, दूरी बटे समय। और आप जानते हैं चाल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव की बात कर रहे हैं तो वेव की दूरी लोगे, और वेव क्या है, दूरी, अभी बताया था मैंने, वेवलेंथ, किसी वेव द्वारा चली गई दूरी वो क्या कहलाती है, उसकी वेवलेंथ, ठीक है ना। तो वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अगर हम समय की बात करेंगे तो टाइम पीरियड टी, क्योंकि भाई एक सेकेंड में या एक ऑक्सीलेशन, एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय, वो क्या कहलाएगा, उसका मतलब टाइम पीरियड कहलाएगा। पॉइंट क्लियर ना। अब यहाँ से आपने पढ़ा था अभी अभी कि टी क्या होता है, 1/f, टी क्या होता है 1/f। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी की जगह अब यहाँ से लगाओगे तो टी की 1/t, यहाँ से निकालोगे 1/t तो क्या निकल के आएगा f। तो यहाँ पे मैं देखूँ 1/t की वैल्यू लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा f, मतलब ये क्या हो गया, चाल, एक रिलेशन निकल के आ गया। और ये क्या होता है, चाल बराबर वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य गुणा, और ये क्या आ जाएगा f फॉर फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच में एक रिलेशन निकल के आ गया, क्या, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा या v इक्वल्स टू तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, ये एक रिलेशन है। और यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। और इसके बाद दोस्तों इस पे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा। और कल हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं साउंड, ठीक है ना। तो साउंड में अभी यहाँ से आगे स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि साउंड में फिर बीच में उसमें कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। और अगले जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा साउंड, ठीक है ना, ध्वनि। तो वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें करेंगे हम कल डिस्कस, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। जिससे क्या होगा, अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो जो भी नया वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।